स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात उस समय की है जब एक गांव में कन्हैया नाम का एक आदमी रहता था। कन्हैया एक लकड़हारा था। वो बहुत ही चतुर और चालाक था। अपनी गरीबी की हालत में भी वो सुख और शांति से अपना जीवन बिता रहा था। उसकी पत्नी इन दिनों गर्भवती थी। एक दिन वो अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, आज हलवा खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है। अगर घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन है, ना घी, ना गुड़। आप किसी भी तरह से ये सारी चीजें ले आओ तो हम दोनों हलवा खा सकते हैं। कन्हैया बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बाजार से जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। ये कहकर कन्हैया अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो मन ही मन में सोच रहा था कि हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं ये सब चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं? मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो सोचने लगा, चलो अपने पड़ोसी सूरज सिंह के पास चलता हूँ, वो जरूर मुझे कुछ रकम उधार दे देगा। जब कन्हैया अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, आओ कन्हैया, क्या हालचाल है और भाभी कैसी हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कन्हैया ने कुछ सकुचाते हुए कहा, सब ठीक है भाई। अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी। सोचा अभी तुमसे उधार ले लेता हूँ, बाद में तुम्हें वापस कर दूंगा। पड़ोसी सूरज सिंह मन ही मन में सोचने लगा, ये गरीब फक्कड़ भला कहाँ से चुकाएगा मेरे पैसे? इसे कुछ दे भी दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़ ही देनी पड़ेगी। ये सोचकर वो बोला, मित्र, तुम बड़े ही बुरे समय पर आए हो। अब देखो ना, वैसे तो मैं राजा का महावत हूँ, पर तुम्हारी ही तरह मैं भी गरीब हूँ। आजकल तो मेरा हाथ बहुत ही तंग चल रहा है। अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा था, मगर मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो बाजार से कुछ ला सकूं। कन्हैया बोला, अच्छा, फिर तो मैंने बेकार ही तुम्हें तकलीफ दी मित्र। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कन्हैया जैसे ही जाने को हुआ, तभी सूरज सिंह की पत्नी की आवाज रसोई घर से आई, अजी सुनिए, खीर बनकर तैयार है। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर महावत हड़बड़ा गया, मगर फिर वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा मित्र, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने के लायक भी पूरी ना पड़े, मगर आधा पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद कन्हैया उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर कन्हैया सोचने लगा, सूरज सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ ना होने का दिखावा कर रहा था। उसकी रसोई से भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी खीर ही बना रही थी। कन्हैया अपने ही विचारों में डूबा हुआ चला जा रहा था। सोच रहा था कि अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे उधार? लगता है कि अपनी पत्नी की इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते कन्हैया की नज़र एक बड़े ही सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। पास से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर कन्हैया ने पूछा, क्यों भाई, ये किसका मकान है और आज यहाँ पर इतनी सजावट क्यों हो रही है? उस राहगीर ने कहा, अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं, ये नगर सेठ उत्तम लाल जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहाँ पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? राहगीर आगे कहने लगा, सेठ जी के बेटे को पैदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी और उसका नामकरण संस्कार होगा, मगर ये सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। ये सारी बातें सुनकर कन्हैया मन ही मन सोचने लगा, कल दावत होगी, मगर मेरी पत्नी रमावती की इच्छा तो आज ही हलवा खाने की है। कन्हैया मन ही मन कुछ तरकीब सोचने लगा। कुछ क्षणों के बाद उसके मन में एक उपाय आया
और उसकी आंखें चमकने लगी। वहां से निकलकर वो सीधा बाजार में गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जाकर कहने लगा, राम राम सेठ जी, गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां होगी? सेठ बोला, राम राम भैया, कहाँ से आए हो? कन्हैया ने कहा, मैं सेठ उत्तम जी के यहाँ से आया हूँ। कल उनके लड़के का नामकरण संस्कार है ना, लड़का हुआ है उनके यहाँ पर। सेठ बोला, अच्छा, तब तो हमारी तरफ से उन्हें बधाई बोलना। और हाँ, सेठ जी को कितनी बोरियां बेसन की चाहिए? कन्हैया ने कहा, वो तो मुझे मालूम नहीं, मुझे तो केवल इतना कहा है कि लाला सूरजमल के यहाँ से पता कर लेना कि गोदाम में कितनी बोरियां रखी हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के तौर पर लेते आना। लाला ने कहा, देखो भाई, गोदाम में रखने का तो हमारा धंधा नहीं है, इस हाथ लेते हैं तो उस हाथ दे देते हैं। फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30 से 40 बोरियां हो ही जाएंगी। इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, तो वो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। सेठ ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई, हरिया, ओ हरिया, अरे भाई हरिया, जल्दी आ, इस आदमी को पाव भर बेसन दे दे। ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ उत्तम लाल को दिखा देगा। कन्हैया ने एक पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद कन्हैया वहां से सीधा एक घी के व्यापारी के पास गया और कहने लगा, राम राम लाला जी। जय राम जी की भाई। लाला जी, 50 पीपे घी के मिल जाएंगे? लाला ने कहा, 50 क्या, 100 मिल जाएंगे, पर तू आया कहाँ से है और तुझे किसने भेजा है? कन्हैया बोला, मुझे सेठ उत्तम लाल जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है ना, इसीलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे। और ये भी कहा है कि खुले पीपे में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। लाला बोला, तो क्या कल जो घी मेरे यहाँ से गया था वो मिलावटी था क्या? जाकर कह दे अपने सेठ से, घी लेना है तो ले, नहीं तो ना ले, नमूना वमूना तो हम किसी को नहीं देते। कन्हैया वहां से निकलकर एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ उत्तम लाल ने हमें याद किया है, ये तो हमारे धन्य भाग हैं, तुम चिंता ना करो, नमूने के तौर पर घी मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। और फिर सेठ ने एक बर्तन में कन्हैया को नमूने के तौर पर थोड़ा सा घी दे दिया। कन्हैया बड़ा ही खुश होकर वहां से घी लेकर चलता बना। इसके बाद कन्हैया एक गुड़ के व्यापारी के पास गया। उसे भी वही बात कही कि उसे नगर के सेठ उत्तम लाल जी ने यहाँ पर भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। सेठ ने फटाफट बड़ी ही खुशी से एक ढेली गुड़ कन्हैया को देते हुए कहा, अरे तो जल्दी कर, ये ले एक ढेली, बिल्कुल चोखा गुड़ है, जल्दी से लौट कर बताइयो कि गुड़ की कितनी बोरियां भिजवा दूं। फटाफट जा, कहीं मिठाइयां बनाने में देर ना हो जाए। कन्हैया गुड़ की ढेली लेकर वहां से चलता बना। अब हलवा बनाने का सारा सामान उसके पास था। शाम के समय अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, अरे आप तो सारा सामान ले आए, मैं तो सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी, चलिए मैं फटाफट हलवा बना देती हूँ। पत्नी ने झटपट हलवा बनाकर तैयार कर दिया। संयोग की बात है कि इस रात को राज्य के राजा प्रताप सेन वेश बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे और वो ठीक उसी समय लक्कड़हारे कन्हैया की झोंपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर झोंपड़ी में कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, तुमने हलवा तैयार तो कर लिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। कन्हैया ने कहा, अरे वो अपना पड़ोसी है ना, राजा का महावत सूरज सिंह, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उसके पास कुछ पैसे उधार मांगने के लिए गया था। वो कह रहा था कि उसकी पत्नी की भी इच्छा हलवा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो ना चाहते हुए भी हमें हलवा उसे देना पड़ेगा और फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा। पत्नी बोली, हे राम, फिर तो मैं ऐसा करती हूँ कि न दिया जलाऊंगी न बाती। और फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वो दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे।
उसी क्षण भेष बदलकर आया हुआ राजा झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगा। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर उनका हलवा खा रहा है। राजा प्रताप के आ जाने से उनका हलवा जल्दी ही खत्म हो गया। कन्हैया और उसकी पत्नी दोनों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ। कन्हैया ने अपनी पत्नी से कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी खत्म हो गया रमावती। रमावती ने तुरंत दिया जला दिया। तभी कन्हैया ने देखा कि वहां पर एक तीसरा आदमी भी मौजूद था, जिसे देखकर वे दोनों हैरान रह गए और कहने लगे, भाई तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। हलवा तुमने बहुत ही अच्छा बनाया था। लो, इसी खुशी में मैं ये स्वर्ण मुद्रा तुम्हें देता हूँ। ये मेरी तरफ से उपहार समझकर रख लो। कन्हैया बोला, नहीं भाई नहीं, अभी तुमने खुद ही तो कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने की कोई कीमत नहीं ली जाती। बस मुझे इस बात का दुख है कि तुमने चुपचाप जो हलवा खा लिया तो मेरी पत्नी के लिए हलवा कम पड़ गया। मैं बड़ी ही मुश्किल से कुछ ना कुछ उपाय करके हलवे का सामान इकट्ठा करके लाया था। उसकी बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, अच्छा जरा बताओ तो सही कि किस प्रकार से तुम ये सामान लेकर आए थे। राजा के सवाल के जवाब में कन्हैया ने बिना झूठ बोले एक एक बात सच सच बता दी कि कैसे उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम किया था। और फिर कन्हैया बोला, अब सारा सामान खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बनाया जा सकता। राजा ने कहा, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं यूं ही तुम दोनों पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम ये स्वर्ण मुद्रा भी मुझसे लेने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मान लो। कल सुबह तुम महाराजा प्रताप सैन के राज दरबार में आ जाना, अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता जरूर करेंगे। इतना कहकर राजा वहां से चला गया। महल में आकर उसने अपने राजसी वस्त्र पहने और एक पहरेदार को आदेश दिया कि कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम कन्हैया है। उसे बिना किसी रोक टोक के और पूरे सम्मान के साथ मेरे सामने पेश कर देना। पहरेदार बोला, जो आज्ञा महाराज। और फिर अगले दिन सुबह के समय कन्हैया की पत्नी ने अपने पति को उठाया और कहा, आज तो आपको राजमहल जाना है जी। सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हैं तो क्या खाली हाथ जाएंगे? महाराज के लिए कोई भेंट तो लेकर जानी ही चाहिए। कन्हैया बोला, अरे भाग्यवान, हमारे पास है ही क्या जो हम महाराज को देंगे। पत्नी ने कहा, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप राजमहल में जाइए, देखिए क्या होता है। और सुनिए, जहाँ तक उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसको पालतू बनाने के लिए उसके पर काट दिए हैं। अब आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल में चले जाते हैं और दिन भर मैं अकेली ही रहती हूँ। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करूँगी। आप वो कबूतर ही महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। कन्हैया अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की तरफ चल दिया। उसी समय राजमहल के पहरेदार ने राजा प्रताप सैन के पास आकर कहा, एक दूत उनसे मिलना चाहता है। दूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने कहा, क्या पैगाम भेजा है राजदूत? महाराज, ये संदेश सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। ये कहते हुए दूत ने एक खड़िया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और अपनी जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। और इसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, हमारे महाराज का यही संदेश है। अब आप बताइए कि आप इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे। ये देखकर महाराज सोचने लगे, अरे ये इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज़्यादा शक्तिशाली और विशाल है। उसके राजा सुल्तान सिंह से हम कोई बैर नहीं ले सकते।
महाराज की समझ में इस संदेश का कोई भी उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, अब आप ही बताइए कि इस संदेश का क्या उत्तर है। परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी उस संदेश का कोई उत्तर नहीं समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। मंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ के राजा का ये संदेश मेरी समझ से बाहर है। बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पा रहे थे। राजा सोचने लगे, अब हम क्या करें, इस राजदूत को इस संदेश का क्या उत्तर दें। तभी राज दरबार में कन्हैया का आगमन हुआ। कन्हैया ने महाराज को देखा और प्रणाम किया। देखते ही कन्हैया समझ गया कि ये वही व्यक्ति हैं जो रात को वेश बदलकर मेरे घर में आया था। राजा ने भी कन्हैया को पहचान लिया था। राजा प्रताप सैन की नज़र जैसे ही कन्हैया पर पड़ी तो उन्हें पिछली रात की सारी घटना याद आ गई। परेशान होने के बावजूद भी उन्होंने बड़े ही प्यार से कन्हैया का स्वागत करते हुए कहा, आओ मित्र, तुम्हारा इस राज दरबार में स्वागत है। तुम्हारे बारे में तो हम बिल्कुल भूल ही गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत सत्कार का मैं कोई इंतजाम नहीं कर पाया। कन्हैया बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके दर्शन के लिए यहाँ पर आया था। मेरे लिए तो यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कल आपको नहीं पहचान पाया था, इसलिए अनजाने में अगर कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। राजा ने कहा, अरे, इसमें माफ़ी मांगने की क्या बात है, बल्कि माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि राजा होते हुए भी तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में मैं रुकावट बन गया। राजा प्रताप और कन्हैया की बातों को कोई भी मंत्री और दरबारी समझ नहीं सका। कुछ देर तक बातें करने के बाद कन्हैया ने जब राजा प्रताप के चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखीं तो समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में हैं और वो बोला, महाराज, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। कन्हैया अपने कबूतर को झोले में रखकर अपने साथ लाया था। राजा प्रताप ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर कन्हैया को अपनी परेशानी बता दी। उनकी बात सुनकर कन्हैया ने कहा, अच्छा, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे सकता हूँ। राजा ने कहा, कन्हैया, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हारा मेरे ऊपर बड़ा ही उपकार होगा। कन्हैया ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका। उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को वो आगे बढ़कर चुगने लगा। एक एक करके उसने सारे गेहूं के दाने चुग लिए। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धन्यवाद, मुझे अपने संदेश का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। दूत के जाने के बाद महाराज ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया, एक बात तो बताओ, ये कबूतर तुम किस लिए यहाँ पर लाए थे? कन्हैया बोला, महाराज, मैं तो इस कबूतर को आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, लेकिन मुझे खुशी है कि ये आपकी परेशानी का हल करने का एक जरिया बन गया। बात असल में ये थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था, इसलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर जानी चाहिए। तो फिर मैं एक कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी ही खुशी से कन्हैया का उपहार स्वीकार कर लिया और फिर कहने लगे, लेकिन कन्हैया, एक बात तो बताओ, तुमने सुल्तानगढ़ के राजा सुल्तान सिंह के संदेश का क्या अर्थ लगाया और उसका जो तुमने उत्तर दिया वो क्या था? कन्हैया बोला, महाराज, बहुत ही मामूली सी बात है। सुल्तानगढ़ के राजा ने गोल घेरे को आपका राज्य मानकर गेहूं के दानों को फैलाकर अपनी सेना के द्वारा आपके राज्य को चारों ओर से घेर लेने का संदेश भेजा था और वो राज्य पर आक्रमण करने का इरादा रखता था। मैंने कबूतर को गोल घेरे में छोड़ दिया, जिसने सारे गेहूं के दाने साफ कर दिए।
ये करके मैंने उन्हें ये संदेश दिया कि हमारी सेना इतनी बुलंद है कि वो उनकी सेना को गेहूं के दानों की तरह साफ कर देगी। कन्हैया की बात सुनकर राजा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश कन्हैया, तुम्हारा दिया हुआ उत्तर मुझे बहुत ही पसंद आया। हम आज से ही तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं। और फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि कन्हैया के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन तैयार किया जाए। उस दिन के बाद कन्हैया राजा का विशेष सलाहकार बनकर राज दरबार में उनके साथ बैठने लगा और इस तरह से एक मामूली लकड़हारा राजा के दरबार में सलाहकार बन चुका था। राजा का सलाहकार बनते ही कन्हैया ने अपनी पत्नी को अपने पास बुला लिया। कुछ समय बीतने के बाद उसकी गर्भवती पत्नी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। कन्हैया ने उसका नाम विष्णु प्रसाद रखा। अब कन्हैया राजा को समय समय पर उसके राजपाट के कार्यों में परामर्श देता रहता और वो राजा का सबसे विशेष सलाहकार बन चुका था। एक दिन की बात है जब कन्हैया राजा के साथ राज दरबार में बैठा हुआ था कि तभी पहरेदार ने आकर सूचना दी, महाराज, हमारे राज्य की 2 बहनें दरबार में पेश होना चाहती हैं। वे दोनों न्याय की फरियाद लेकर आई हैं। राजा ने उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे दी और फिर राज दरबार में 2 बहनें झगड़ती हुई हाजिर हुईं। बड़ी बहन का नाम कमला और छोटी बहन का नाम बिमला था। राजा ने उन्हें शांत करवाया और उनसे पूछा कि आखिर तुम दोनों के बीच में इस झगड़े का कारण क्या है। इस पर छोटी बहन बिमला ने कहा, महाराज, कुछ दिन पहले मैं अपने भाई के घर जाते समय अपना एक घी का घड़ा अपनी बड़ी बहन कमला को सुरक्षित रखने के लिए सौंप कर गई थी। कल जब मैं वापस लौटी तो मैंने अपना घी का घड़ा वापस मांगा। तब इसने घी देने से मुझे इनकार कर दिया। ये कहती है कि मैंने इसके पास कोई घी रखा ही नहीं था। बिमला की ये बात सुनकर राजा ने कमला की ओर देखा तो कमला कहने लगी, महाराज, इसने मुझे कोई भी घी रखने के लिए नहीं दिया था। मेरे घर में जो घी रखा है वो तो मैंने अपनी बहू के लिए जमा किया है और ये उसी घी को अपना बता रही है। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। वैसे भी इस विमला के पास तो सिर्फ एक ही गाय है, जबकि मेरे पास 2-2 गाय हैं। अब आप ही बताइए, भला ये बिमला एक घड़ा घी कैसे इकट्ठा कर सकती है। मेरे पास तो 2-2 गाय हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इसके घी को अपना बताने की। दोनों का ये मामला सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए। राजा की इस परेशानी को देखते हुए कन्हैया अपनी जगह से उठा और आगे बढ़कर उसने महाराज से कहा, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन दोनों बहनों के विवाद को निपटा सकता हूँ। महाराज ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और फिर कन्हैया ने उन दोनों बहनों से कहा, तुम दोनों थक गई होगी तो जरा हाथ मुंह धो लो और थोड़ी देर सुस्ता लो, तब तक मैं तुम्हारे इस झगड़े का कोई हल सोचता हूँ। और फिर कन्हैया ने दरबार के एक सेवक को 2 लोटों में पानी भरकर लाने को कहा। दोनों बहनों ने अपने अपने हाथ मुंह धोए और फिर आराम से राज दरबार में बैठ गईं। कन्हैया उन दोनों बहनों को हाथ मुंह धोते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। जब वे दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ गईं, तो कन्हैया ने अपना फैसला सुनाया कि महाराज, घी का घड़ा बिमला का है और उसी को घी दे देना चाहिए। कन्हैया का ये फैसला सुनकर सारे राज दरबार में हलचल सी होने लगी। हर कोई ये जानने को बेचैन था कि आखिर कन्हैया ने ये फैसला कैसे सुना दिया। राजा भी कन्हैया के इस फैसले का कारण जानने को बड़ा ही उत्सुक था। उसने कन्हैया से कहा, कन्हैया, आखिर तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि वो घी का घड़ा छोटी बहन बिमला का है। तब कन्हैया ने कहा, महाराज, मैंने इन दोनों बहनों को हाथ मुंह धोने के लिए ऐसे ही नहीं कहा था। उसके पीछे एक कारण था। जब ये दोनों बहनें हाथ मुंह धो रही थी तो मैं इन्हें बड़े ही ध्यान से देख रहा था। मैंने देखा कि कमला हाथ मुंह धोकर तुरंत ही वापस लौट आई और उसने हाथ मुंह धोने के लिए लोटे का सारा पानी खाली कर दिया और उसके बाद भी हमारे सेवक से उसने 1 लोटा पानी और मंगवाया था। जबकि बिमला ने धीरे धीरे हाथ मुंह धोए
और उसने पानी का कम से कम इस्तेमाल किया, जिसके कारण उसके लोटे में पानी अभी भी बचा हुआ है। इस बात से साफ साफ पता चलता है कि बिमला हर काम में बचत और किफ़ायत से काम लेती है। इसी तरह से वो अपने घर को भी समझदारी से चलाती होगी, जबकि कमला एकदम लापरवाह है। जिस काम के लिए आधा लोटा पानी लग सकता था, इसने उस काम में 2-3 लोटे पानी के लगा दिए। इसका मतलब ये है कि 2 गायें होने के बावजूद भी ये इतना घी जमा नहीं कर सकती, क्योंकि ये 1 नंबर की फिजूल खर्च है। जबकि बिमला 1 गाय होने के बावजूद भी अपनी बचत और किफ़ायत की आदत के कारण आराम से 1 घड़ा घी निकाल सकती है। इसलिए घी का घड़ा बिमला को ही दिया जाए। कन्हैया की ये बात सुनकर दरबार के सभी लोग उसके न्याय और बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। इस तरह से उन दोनों बहनों का उचित न्याय करके उन्हें दरबार से वापस भेज दिया गया। राजा ने आगे बढ़कर कन्हैया को शाबाशी दी और कहा, कन्हैया, हमें तुम पर गर्व है। हमने तुम्हें अपना सलाहकार बनाकर कोई गलती नहीं की और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में भी तुम इसी तरह से मुझे सहयोग करते रहोगे। कन्हैया ने झुककर राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने इस मेरी योग्यता को पहचाना और मुझे अपने दरबार में जगह दी, क्योंकि कोई भी हीरा तब तक मूल्यवान नहीं बनता जब तक उस पर किसी जौहरी की नज़र ना पड़े। जौहरी ही उस हीरे को तराश कर बहुमूल्य बना देता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी लिखें। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अनुमति दीजिए।